बिहार में 243 सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी का जो मुख्य बेस है वो सीमांचल का जो हिस्सा है जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब कटिहार, ये सब इलाके आते हैं। ओवैसी चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवैसी चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ लड़े। वो उन्होंने पिछले बार भी अपनी इच्छा जाहिर की थी, अभी भी बोल चुके हैं। उनकी पहले डिमांड थी कि हम कम से कम 50 सीटें हमें मिले। अभी उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम थोड़े डिस्कशन के बाद थोड़े और सीट कम कर सकते हैं। लालू यादव जो हैं वो बिल्कुल इस बात का उनको एहसास है कि भाई अगर उनकी पार्टी 120-130 से कम सीटों पे लड़ेगी तो फिर उनके बेटे जो हैं तेजस्वी वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर ओवैसी महागठबंधन में जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए को भी नुकसान होगा, क्योंकि फिर जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा है वो रुक जाएगी। आरजेडी इस बार सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है, वो फॉरवर्ड क्लास को भी वोट देने, टिकट देने की इसमें कुछ ब्राह्मण लीडर भी हो सकते हैं, कुछ कायस्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि अगर हमें 100 का आंकड़ा पार करना है अपने दम पे तो हमें अपर कास्ट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। नमस्कार, एटर्स टेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज एक सवाल से आज के शो की हम शुरुआत कर रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार की 243 सीटों में से ओवैसी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस पर बातचीत करेंगे। क्या ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं या नहीं, या फिर जो आरजेडी को लेकर उनका गुस्सा है क्या वो चुनाव से पहले खत्म होगा, या फिर वो एक बार फिर से खुद को अकेले ही मैदान में उतारेंगे। ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब हम जानेंगे आज, और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया.com के संपादक तनवीर आजम सर। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या ओवैसी साहब आ रहे हैं महागठबंधन में? देखिए, बिहार में जो मुख्यतः दो ही खेमे हैं जी, और एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, लोक जन वो पासवान की जो पार्टी है एलजेपी है वो है, और छोटे छोटे कुछ पार्टी हैं, हम वगैरह हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, सीपीएम वगैरह है, सीपीआई सीपीएम ये सब है। अब सवाल यह है कि ओवैसी, क्योंकि ओवैसी की ना चर्चा हर चुनाव से पहले हर राज्य में होती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश भी में मुस्लिम काफ़ी अच्छी आबादी में है, बिहार में भी अच्छी आबादी में। ओवैसी गठबंधन में आएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवैसी तो चाहते हैं कि वो महागठबंधन में आ जाए, लेकिन महागठबंधन के जो लोग हैं वो शायद नहीं चाहते कि ओवैसी उनके साथ आए। उसके पीछे वजह है, महागठबंधन में जैसे कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई जो भी है, इन सब का जो एक मुसलमानों के बीच इनकी एक अच्छी पैठ है, और ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उनकी भी मुसलमानों में ही पकड़ है। ऑफ लेट जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसके बाद ओवैसी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मतलब वो ऑल पार्टी डेलीगेशन का भी हिस्सा थे जो बाहर गई है, जो जाके अलग अलग मुल्कों में हमारे जो पूरे ऑपरेशन है उसके बारे में बता रही, तो ओवैसी की लोकप्रियता में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ओवैसी की जो पार्टी है उसका जो मुख्य जो सपोर्ट है, बेस है बिहार में 243 सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी का जो मुख्य बेस है वो सीमांचल का जो हिस्सा है जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब कटिहार, ये सब इलाके आते हैं, इसमें उनकी अच्छी पकड़ है। पिछले बार वो 5 सीटें जीत गए थे, यहाँ से 18 सीटों पे लड़े थे, 5 सीटों पे उनको जीत मिली थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवैसी की वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ था। आरजेडी के दिमाग में ये बात तो बिल्कुल होगी कि ओवैसी की वजह से हमें नुकसान हुआ है, तो किस तरीके से इस नुकसान की हम वो करें, क्योंकि अगर वो 5 सीटें अगर वो उसी वक्त मान लीजिए ओवैसी की पार्टी नहीं जीती होती और आरजेडी के खाते में आती तो आरजेडी एक और मजबूत स्थिति में होती। ये एक अलग कहानी है कि बाद में उन 5 में से 4 एमएलए छोड़कर आरजेडी में ही आ गए हैं। सिर्फ एक अख्तरुल ईमान जो एआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सिर्फ वहाँ रुके हैं, अमौरा की सीट से वो चुनाव जीते थे। आरजेडी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि, और कांग्रेस के साथ भी, और जो ये सब घटक दल हैं इनके, ये लोग हमेशा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम, वोट कटुआ पार्टी ये सब कहते आ रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोटों का थोड़ा सा भी बंटवारा होता है तो उसका जो पूरा नुकसान है वो महागठबंधन को ही जाता है। इसमें ये भी कोई मतलब समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ओवैसी चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवैसी चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ लड़े। वो उन्होंने पिछले बार भी अपनी इच्छा जाहिर की थी, अभी भी बोल चुके हैं। उनकी पहले डिमांड थी कि हम कम से कम 50 सीटें हमें मिले। अभी उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम थोड़े डिस्कशन के बाद थोड़े और सीट कम कर सकते हैं। अब यह है कि भाई 243 सीट ही है महागठबंधन, टोटल सीट है, उसमें से महागठबंधन ओवैसी को कितनी सीटें दे देगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से 4-5 पार्टी है जिसमें कि उनको बंटवारा करना है। लालू यादव जो है वो बिल्कुल इस बात का उनको एहसास है कि भाई अगर उनकी पार्टी 120-130 से कम सीटों पे लड़ेगी तो फिर उनके बेटे जो हैं तेजस्वी वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि आप कितनी सीटें जीत लेंगे, बहुत ज़्यादा जीत लेंगे, 80-90, फिर भी आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी।
कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब जिस तरीके से चुनाव की तैयारी करते हुए वहाँ दिख रही, राहुल गांधी जा रहे हैं, बार बार लोगों से मिल रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी एक अलग रणनीति बना ली है कि अगर आरजेडी उनके साथ सीट का बंटवारा प्रॉपर नहीं करती है तो वो शायद अलग जाने की सोचें। ओवैसी ये जब जो सीट के पहले से जो बातें होती है कि हम तो सारी सीटों पे लड़ेंगे, ये करेंगे, वो एक प्रेशर टैक्टिक होती है कि अगर आप कल होकर किसी गठबंधन में जाते हैं तो फिर उससे आपको एक बढ़िया बार्गेन मिल जाए। जहाँ तक बात रही एनडीए की, बीजेपी और उसके घटक दलों की, अगर ओवैसी महागठबंधन में जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए को भी नुकसान होगा, क्योंकि फिर जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा है वो रुक जाएगा। अगर कोई सीट पे अगर मान लीजिए मुस्लिम बाहुल सीट है या मुस्लिम जहाँ पे ठीक ठाक भी है, 25-30% भी है वोटर है, अगर वो 15,000 20,000 वोट भी अगर ओवैसी की पार्टी ले आती है तो वो उससे नुकसान होता है अपोजिशन का। पिछले बार भी हम लोगों ने ये देखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में ओवैसी की धीरे धीरे उनकी पार्टी की वो बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इन सबका एहसास तो इन सबको होगा ही होगा, क्योंकि वे पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपने रिसर्च करती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा जी। ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगी कि उनके मुस्लिम जो वोट बैंक है उसमें एक सेंध लगे। चैलेंज ये है कि जो सीमांचल के पार की सीटें हैं उसमें तो आप ये समझ के मान के चलिए कम से कम 10-15 ऐसी सीटें हैं जिसपे कि मुस्लिम ही डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। उन सीटों पे अगर आरजेडी को वो सीटें वापस चाहिए, अभी उनके 4 जो इनके 5 मिले थे उनके 4 हैं, हो सकता है कि इस बार वो सारे हार जाएं, क्योंकि वो वैसे जाएंगे, वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकते हैं कि भाई ये हमारे से जीत के आए थे, इन्होंने बाद में पार्टी बदल दी, पाला बदल दिया। तो वो वोट को कैसे, सेंध को कैसे रोकेगी आरजेडी, कैसे रोकेगी कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी किसी भी हाल में वो अपनी बातें करेंगे, वो बार बार ये बताएंगे लोगों को कि हम तो जुड़ना चाह रहे थे, इन्होंने हमें जोड़ा नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको लगना चाहिए कि ओवैसी के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति परसेप्शन का खेल है। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब ओपन डिस्कशन है कि ओवैसी कहाँ जाएंगे। एक सवाल इसमें ये होता है कि सर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी साहब विदेशों में जा रहे हैं, भारत के बारे में बता रहे हैं, सेना के बारे में, तो उनकी छवि जो है बहुत काफ़ी पॉजिटिव बन रही है। तो क्या इसके बाद कोई संभावना ऐसी बनती है कि एनडीए के साथ गठबंधन कर ले वहाँ पर? देखिए, एनडीए के साथ गठबंधन तो वो कभी नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि उनका जो वोटर है वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फिर। और एनडीए के साथ वो कैसे गठबंधन कर सकते हैं जिस एनडीए को वो पानी पी पी के मतलब कोसते रहते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर का मामला है ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, ये देश की बात है, भारत की बात है। तो वो उस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है और उसके लिए हर भारतीय को गर्व है कि हाँ भाई ठीक है। तो ये एक अलग कहानी है। ये ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ कितना होगा नहीं होगा इसमें मैं जाना भी नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राजनीतिक लाभ होना भी कोई लेगी, और जनता को इसका देखना चाहिए कि भाई इसमें किसी को राजनीति का लाभ ना दें। वैसे एनडीए के साथ तो नहीं जा सकते, बाहर से उनको जो बी टीम वाली बात होती है वो भले करते हैं। बहुत लोग मुझे इस तरीके के फीडबैक देते हैं कि मैं नॉर्मली ओवैसी को एक बी टीम नहीं मानता, लेकिन इस तरीके के फीडबैक मुझे लोग देते हैं कि आप नहीं मानते, लेकिन हैं तो वो मतलब एनडीए के या बीजेपी की बी टीम ही। वो हर जगह इसी जगह पे लड़ते हैं जहाँ मुसलमानों का वोट वो काट सके, ताकि किसी तरीके से बीजेपी या उनके जो सपोर्ट में पार्टीज खड़ी हैं, एलाइज जो है, उनको फायदा हो सके। एनडीए के साथ तो नहीं जाएंगे। सर दिल्ली में हमने देखा कि कई सीटें ऐसी थी जहां पर ओवैसी के कैंडिडेट सेकंड नंबर पे थे। उदाहरण बड़ा एग्जांपल है ओखला की सीट, तो वहां पर कांग्रेस बहुत पिछड़ गई थी। क्या बिहार में भी ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी अगर महागठबंधन से आते हैं तो वो सीट जीत सकते हैं महागठबंधन के लिए, कांग्रेस लड़ेगी तो वो हार सकती है? हाँ देखिए, जब जो पिछले चुनाव के जो रिजल्ट्स हमने जब वो एनालाइज करके देखे थे तो 3-4-5 सीटें ऐसे निकल के आई थी कि जहाँ पे ये था कि अगर ओवैसी नहीं होते और तो शायद महागठबंधन उस जगह पे जीत जाती। ऐसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये बोलने की बातें हो, जैसे ओखला में वो सेकंड ज़रूर आए, लेकिन उनको जितने वोट मिले थे, सफ़ाउर रहमान हुई कैंडिडेट थे ओखला में, उन सफ़ाउर को जितने वोट मिले थे उससे बहुत ज़्यादा वोट का मार्जिन अमानतुल्लाह को मिला था। तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कैंडिडेट उसकी वजह से हार गया कि भाई उतने इतने वोट। अगर आप वो वोट और कांग्रेस के कैंडिडेट के वोट को भी ऐड करते हैं तब भी वो उस पर नहीं, सेकंड नहीं आए थे बल्कि थर्ड थे। सेकंड तो बीजेपी का ही कैंडिडेट था, थर्ड पे ही आए थे। कांग्रेस फोर्थ पे फिनिश हुई थी। कांग्रेस ये सब देखिए, कांग्रेस का बोलना कि ओवैसी की वजह से हम हार रहे हैं, वो बिल्कुल कई सारे ऐसे डेटा हैं हम लोग के पास जिसमें ये साफ दिखता है कि कांग्रेस फोर्थ पे है, ओवैसी थर्ड पे हैं। तो अगर थर्ड फोर्थ को जोड़ भी दें तब भी सेकंड तक भी वोट नहीं आ रहे, फर्स्ट तो बहुत बड़ी बात है। तो ये राजनीति में, जैसे मैंने आपको बोला, परसेप्शन की बात है कि भाई उसको वोट कटवा बता दो, इसको बीजेपी का एजेंट बता दो, ताकि इसकी वोट
पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि ओवैसी भी उसी वोटर को टारगेट करते हैं जो कि कांग्रेस समझती है कि उनका वोटर है, आरजेडी, समाजवादी पार्टी ये सब समझते हैं कि अपना वोटर है, हमारे वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो उनको जाने नहीं देना चाहती। अदरवाइज ओवैसी को वोट कटवा कहना या बी टीम कहना, ये मुझे नहीं लगता कहीं से भी जायज़ है। एक सर बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेंजेस ये हो रहा है कि कई सारे जो नेता हैं जेडीयू के या फिर बीजेपी के, वो छोटे-छोटे नेता छोड़ के आरजेडी बिल्कुल, की बिल्कुल। तरफ आ रहे हैं। तो ये पार्टी चुनाव से अभी कहाँ लगे काफ़ी समय है चुनाव में, उससे पहले जेडीयू मजबूत हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है आरजेडी मजबूत हो रही है तो अब क्या? आरजेडी मजबूत हो रही है, ये मैं हर रोज़ देख रहा हूँ। कल भी एक कायस्थ के बड़े नेता आरजेडी में चले गए बीजेपी को छोड़ के। मुझे लगता है कि वो सिग्नल्स उनको मिल रहे हैं कि भाई आपको टिकट नहीं मिलेगा। आरजेडी जो हमारे पास सूत्रों से खबर है, आरजेडी इस बार सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है, वो फॉरवर्ड क्लास को भी वोट देने, टिकट देने की इसमें, जिसमें कुछ ब्राह्मण लीडर भी हो सकते हैं, कुछ कायस्थ भी हो सकते हैं। क्योंकि वो उनको ये समझ में आ गया है कि अगर हमें 100 का आंकड़ा पार करना है अपने दम पे, तो हमें अपर कास्ट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जगजानन राय के आने के बाद पार्टी के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं और ये एक उनकी राजनीति का हिस्सा है। और हो सकता है कि उन्होंने जो अपर कास्ट के जो वहाँ पे हैं, तो बिहार में एक बहुत कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट फॉर देयर कास्ट। अच्छा, क्योंकि इसमें सर एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि सोशल मीडिया में तमाम प्रकार के इस प्रकार की अफ़वाहें चल रही हैं कि तेज प्रताप अब तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं। इस प्रकार के कई सारे मीम और कई सारे वीडियोज़, कई सारे दावे अलग-अलग किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नहीं, ऐसा नहीं, कुछ है? लोगों को तेज प्रताप कम अक्ल लग सकते हैं, बेवकूफ़ लग सकते हैं, हम नहीं कह रहे, लोगों को ऐसा बोलते हैं लोग। तेज प्रताप इतने भी नासमझ नहीं है कि वो तेजस्वी के खिलाफ जाके लड़ेंगे जब तक लालू यादव ज़िंदा हैं। ये बिल्कुल भूल जाइए और आप इंतज़ार कीजिए चुनाव ख़त्म होने का। आप देखिएगा यादव परिवार सब साथ में ही खड़ा होगा। ये बिल्कुल कोरी अटकलें हैं। तेज प्रताप किसी भी हालत में तेजस्वी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और अगर कभी लड़ने की सोच भी लेंगे तो बहुत बुरी तरीके से हार जाएँगे। इसमें वो उनको पता है। तेजस्वी ने अपने एक इस्टेब्लिश किया है, एज़ अ लीडर इमर्ज करके आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले अगर हम 5-7 सालों का हम डेटा उठा लें या रिकॉर्ड उठा लें, तो उसमें अगर कुछ लीडर इस देश में नए निकल के आए, जिसमें तेजस्वी भी बिल्कुल। एक नाम है। उस तेज प्रताप कभी तेजस्वी को चैलेंज देने की स्थिति में अभी तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है। तो वो खुद भी मानते हैं कि इस बात को, लेकिन आज हमने जो आपको बताया है कि बिहार की राजनीति में किस तरीके से लगातार बदलाव हो रहे हैं और बिहार में ओवैसी साहब की क्या भूमिका हो सकती है इस चुनाव में। हालाँकि बहुत सारी उम्मीदें हैं ओवैसी साहब को बिहार से, लेकिन जितनी उम्मीदें हैं उतना उनको हासिल नहीं हो पाता, लेकिन पिछली बार 5 सीटें जीते थे, तो एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए थी। अब इस बार क्या होगा? क्या इस बार आरजेडी जिस तैयारी से चुनाव लड़ रही है, क्या आरजेडी अपने मुकाम को हासिल कर पाएगी या नहीं? या फिर जो तेज प्रताप ने जिस तरीके से उन्हें पार्टी से निकाला गया है, निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए और फिलहाल वो परिवार से भी दूर हैं, क्या उसका असर चुनाव पर होगा या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएँ और आप ये बताएँ कि बिहार में इस वक़्त क्या चल रहा है? जिस-जिस इलाके के आप लोग हैं, तो कमेंट कर ज़रूर बताएँ और अपने इलाके का नाम भी ज़रूर मेंशन करें कि आपके इलाके में किसकी लहर चल रही है और आने वाले वक़्त में क्या किसके पक्ष में वो जो लहर है, वो वोटों में कन्वर्ट हो सकता है। लगातार आप इंडिया.com के साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।